नमस्कार साथियों। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों जो विदेशी आक्रमण हुए जैसे कि ईरानी, हखावानी और दोस्तों जो सिकंदर के नेतृत्व में दोस्तों यूनानी आक्रमण हुआ उसको पढ़ा था। अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य को, ठीक है, जो दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश स्थापित हुआ था जो कि पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। उसी के अमात्य ने पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य साम्राज्य को जो अंतिम शासक बृहद्रथ है उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। तो अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करना जा रहे हैं, ठीक है, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए कौन कौन से जो स्रोत हैं, स्रोत यानी कि हमें कहाँ से जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जो कि साहित्यिक हैं, हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है दोस्तों। ब्राह्मण साहित्य में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है, सोमदेव की कथा सरित सागर है दोस्तों, सोमदेव की कथा सरित सागर है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है, पतंजलि का महाभाष्य है, विष्णु पुराण है दोस्तों, और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से घनानंद को अपदस्थ करने का उल्लेख है। जो दोस्तों विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, ये एक कहानी है दोस्तों, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसमें दोस्तों उल्लेख है मुद्रा राक्षस में कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से किस प्रकार से घनानंद को अपदस्थ करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में उल्लेख है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत दोस्तों दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है, महाबोधि वंश है और दीघ निकाय है, ठीक है। जैन साहित्य के अंतर्गत भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है। और दोस्तों संगम साहित्य के अंतर्गत भी हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य की किस प्रकार से स्थापना हुई और कौन कौन संस्थापक हुए। संगम साहित्य के अंतर्गत मामूलनार में जानकारी मिलती है, एहनानूर में जानकारी मिलती है। एहनानूर दोस्तों ये मामूलनार के द्वारा रचित है। और कपिलर की परनार में भी जानकारी मिलती है दोस्तों हमें कि किस प्रकार से दोस्तों मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, ठीक है। तो ये साथियों जो एहनानूर है ये रुद्र शर्मन के द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। एहनानूर रुद्र शर्मन के द्वारा लिखित ग्रंथ है जो कि संगम साहित्य के अंतर्गत आता है। और कपिलर द्वारा लिखित दोस्तों परनार, इससे भी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। अब दोस्तों विदेशी विवरण की देख लीजिए दोस्तों, विदेशों से क्या क्या हमें जानकारी मिलती है जो कि विदेशी जो यात्री आए थे, जैसे स्ट्रैबो हैं, कर्टियस हैं, डियोडोरस हैं, जस्टिन हैं, प्लूटार्क हैं, निरियाकस हैं, आनेस्क्रिटस हैं, एरिस्टोब्यूलस हैं आदि यूनानी लेखक हैं दोस्तों। इनसे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इंडिका जो दोस्तों है, इंडिका अब उपलब्ध नहीं है, ये मेगास्थनीज का ग्रंथ है इंडिका, जो कि अब उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके जो उद्धरण हैं वह परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उल्लिखित हैं, ठीक है। जो दोस्तों स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क हैं, इनके द्वारा दोस्तों इंडिका में जो कुछ लिखा गया है अपने अपने लेखों में इन्होंने जायज़ किया है, ठीक है। पुरातत्व के संबंध में देख लो दोस्तों, पुरातत्व से हमें क्या कहाँ से जानकारी मिलती है। जो महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख से जानकारी मिलती है दोस्तों। ये महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश में पाया गया है, जिसे दोस्तों पुंड्र नगर भी कहा जाता है। महास्थान अभिलेख से जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में, और ये बोगरा बांग्लादेश से पाया गया है, जिसे दोस्तों महास्थान अभिलेख को पुंड्र नगर भी कहा जाता है। यहाँ से अकाल के समय की जानकारी मिलती है और राशनिक प्रणाली की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सौगौरा ताम्रपत्र। सौगौरा ताम्रपत्र दूसरा पुरातत्व में ये दोस्तों अभिलेख है। पुरातत्व के संबंध में दूसरी जानकारी जो मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है वो दोस्तों सौगौरा ताम्रपत्र से मिलती है, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। यहाँ भी दोस्तों अकाल से सामना करने के लिए अन्न भंडारण के विषय में जानकारी मिलती है कि जब अकाल पड़ा था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अकाल पड़ा था, तब दोस्तों सौगौरा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि अकाल का सामना करने के लिए अन्न भंडारण के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। सौगौरा जो ताम्रपत्र है दोस्तों ये एकमात्र ताम्रपत्र है, ठीक है। सौगौरा एकमात्र है जो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है।
दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखें, जैसे अशोक के शिलालेख देख लें, अभिलेख देख लें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कहीं भी सौगौरा अभिलेख के अलावा कोई भी दोस्तों ताम्रलेख में नहीं है, ठीक है। सिर्फ तो सौगौरा अभिलेख ही ऐसा है जो ताम्रपत्र पर उल्लिखित है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अशोक के अभिलेख। आगे हम लोग दोस्तों जानते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, उनके बारे में। अशोक के अभिलेख, इनकी सर्वप्रथम खोज दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज जो है वह 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर के द्वारा की गई है, ठीक है। 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर को दिल्ली मेरठ स्तंभलेख सर्वप्रथम मिला था दोस्तों, तभी से दोस्तों इसकी खोज हुई है, ठीक है। टी फैनथेलर जो हैं वह सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को खोजकर्ता माने जाते हैं, जो कि उन्हें सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ स्तंभलेख मिला था, ठीक है, 1750 ईस्वी में। आगे दोस्तों 1837 ईस्वी में जो टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेप थे दोस्तों, 1837 ईस्वी में टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख है उसकी लिपि को पढ़ा था, ठीक है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख हैं दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, इसको दोस्तों लिपि के रूप में पढ़ा था, ठीक है। तो सर्वप्रथम दोस्तों कौन सी अभिलेख की खोज हुई थी? दिल्ली मेरठ स्तंभलेख की खोज हुई थी, जो कि टी फैनथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में हुई थी। और सर्वप्रथम दोस्तों जो लिपि को पढ़ने का उल्लेख है वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा है 1837 ईस्वी में, जो कि दिल्ली टोपरा स्तंभलेख में पढ़ा था, ठीक है। सर्वप्रथम अशोक के नाम की खोज 1915 ईस्वी में सी बीडन द्वारा मास्की शिलालेख में की गई थी। मास्की जो लेख है दोस्तों, मास्की लेख है दोस्तों, उसमें दोस्तों की गई थी सी बीडन के द्वारा अशोक के नाम की, ठीक है। सर्वप्रथम अशोक के नाम की खोज 1915 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम मास्की लेख में दोस्तों अशोक के नाम का उल्लेख मिला है, जो कि सी बीडन को मिला है 1915 ईस्वी में, ठीक है। टर्नर ने यह बताया कि जो सिंहली ग्रंथ दीपवंश है उसमें दोस्तों देवा नाम प्रिय का प्रयोग अशोक के लिए किया गया है। जो टर्नर हैं दोस्तों इतिहासकार, उनके द्वारा जो दीपवंश है उसमें दोस्तों देवा नाम प्रिय का प्रयोग अशोक के लिए किया गया है। अशोक के लेखों की 4 लिपियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, इसे यूनानी भी कहते हैं, या अरमेइक, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, यूनानी, अरमेइक, ये 4 लिपियां दोस्तों मिली हुई हैं अशोक के जो लेख हैं उसमें, ठीक है। और 3 भाषा मिली हैं, कौन कौन सी? प्राकृत, ग्रीक, अरमेइक। 4 लिपियां मिली हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, इसे यूनानी भी कहते हैं, और अरमेइक। और 3 भाषाएं मिली हैं, प्राकृत, ग्रीक, अरमेइक, जो कि दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों सर्वाधिक प्राकृत भाषा का उल्लेख मिला है। ग्रीक दोस्तों भाषा है जो वह पश्चिमोत्तर में मिली है पाकिस्तान साइड में, और अरमेइक भी दोस्तों इसी साइड में मिली है पाकिस्तान साइड में, ठीक है। अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वह भाब्रू लघु शिलालेख है दोस्तों। जो भाब्रू लघु शिलालेख है वो दोस्तों अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, और इसमें दोस्तों अशोक को मगधाधिराज कहा गया है, यानी कि मगध का राजा कहा गया है भाब्रू शिलालेख में। और दोस्तों इसी में दोस्तों जो बौद्ध धर्म प्रकट होने का, यानी कि जो अशोक हैं वो बुद्धिस्ट कहलाए, किसमें? भाब्रू शिलालेख में। इसमें दोस्तों जो 3 स्तंभ हैं, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ दोस्तों जो भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू अभिलेख है, इसमें अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। और इसी में दोस्तों बुद्ध होने का इसमें दोस्तों जिक्र है, यानी कि इसमें तीनों जो धम्म है, बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख भी भाब्रू अभिलेख में मिलता है। ये दोस्तों सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है भाब्रू लघु शिलालेख, ठीक है। और सबसे छोटा जो स्तंभलेख है, ये दोस्तों सबसे छोटा जो स्तंभलेख है वह रुम्मिनदेई है। रुम्मिनदेई ये दोस्तों आर्थिक स्तर पर है, बाकी सभी दोस्तों राजनीतिक स्तर पर थे। और जो रुम्मिनदेई अभिलेख है, रुम्मिनदेई स्तंभलेख है, ये सबसे छोटा है। ये दोस्तों आर्थिक स्तर पर है, क्योंकि दोस्तों रुम्मिनदेई यात्रा के दौरान अशोक ने वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है, कर है, वह 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। रुम्मिनदेई अभिलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है, और सबसे बड़ा स्तंभलेख संख्या नंबर 7 का है, ठीक है। सबसे बड़ा स्तंभलेख संख्या नंबर 7 का है, और सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मिनदेई स्तंभलेख है। इसमें आर्थिक स्तर पर जानकारी मिलती है, 1/8 कर दिया था रुम्मिनदेई में, ठीक है।
अशोक के शिलालेखों से उसके 8वें वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक की जानकारी मिलती है। दोस्तों अशोक जो हैं उन्होंने दोस्तों 8वें वर्ष से जो अभिलेख हैं उनको लिखवाना चालू किया था और वो दोस्तों 29 वर्ष तक लिखवाते रहे, यानी कि 29 वर्ष तक की जानकारी अशोक के अभिलेखों में उसकी स्वयं की मिलती है। ठीक है, 8वें वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक की जानकारी अशोक के अभिलेखों में मिलती है। अभिलेखों का विभाजन, दोस्तों अभिलेखों का विभाजन 3 प्रकार से है, जैसे कि उसने शिलालेख बनवाए, स्तंभलेख और गुहालेख खुदवाए। ठीक है, गुहालेख दोस्तों जैसे कि गुफाएं हैं, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, ये दोस्तों गुफाएं हैं, इनका भी निर्माण दोस्तों अशोक के द्वारा किया गया था। प्रथम नंबर पर शिलालेख हैं, द्वितीय पर स्तंभलेख हैं और तृतीय पर गुहालेख हैं। ठीक है दोस्तों, शिलालेख जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। शिलालेख 2 भागों में बांटे गए हैं, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। प्रथम नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं शिलालेखों को, जो कि 2 भागों में बटे हुए हैं, वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। वृहत शिलालेख 8 स्थानों पर मिले हैं, जिनकी संख्या दोस्तों 14 है। कुल संख्या जो है शिलालेखों की 14 है, जो कि 8 स्थानों पर, अलग अलग 8 स्थानों पर मिले हैं। ठीक है, पहले स्थान को देख लेते हैं। ये दोस्तों शहबाजगढ़ी पेशावर में मिला है। दोस्तों पहला जो शिलालेख है शहबाजगढ़ी पेशावर में मिला है, जो कि पाकिस्तान में है। इसकी खोज दोस्तों 1836 ईस्वी में कोर्ट के द्वारा की गई थी। शहबाजगढ़ी पेशावर जो कि 1836 ईस्वी में कोर्ट के द्वारा खोजा गया था। और दोस्तों जो मानसेहरा है, ये भी दोस्तों हजारा जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1889 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा की गई थी। दोस्तों जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख हैं, दोस्तों जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख हैं, इनकी जो भाषा है दोस्तों वह खरोष्टी लिपि है। ठीक है, जो खरोष्टी लिपि है वह दोस्तों शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिलती है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं गिरनार दोस्तों गिरनार में मिला है गुजरात में। 1822 ईस्वी में इसकी खोज हुई कर्नल टॉड के द्वारा। ठीक है, गिरनार जो दोस्तों शिलालेख है, इसकी खोज 1822 ईस्वी में कर्नल टॉड के द्वारा हुई। चौथा दोस्तों देख लेते हैं, यह दोस्तों धौली है, धौली जो कि पुरी और उड़ीसा में मिला है। धौली जो है दोस्तों शिलालेख वह पुरी में मिला है, उड़ीसा में। ठीक है, इसकी खोज 1835 ईस्वी में किट्टो नामक व्यक्ति ने की थी। जो जौगढ़ है ये दोस्तों ये भी उड़ीसा में मिला है, इसकी खोज 1850 ईस्वी में इलियट के द्वारा की गई थी। धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में पाए गए हैं। ठीक है, कालसी दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में है, इसकी खोज 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों कुल 6 जो हैं शिलालेख वो हो गए हैं, बाकी 2 ऊपर पढ़ते हैं। और इनकी जो व्याख्याएं हैं, यानी कि जैसे हमने अभी बताया आपको शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनकी जो दोस्तों लिपि है वह खरोष्टी लिपि है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग जो बाकी 2 बचे हैं, और इनकी व्याख्याएं भी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो दोस्तों 2 बचे हैं वृहत शिलालेख, वे दोस्तों एक सोपारा दोस्तों थाना महाराष्ट्र से मिला है। सोपारा जो है 7वें नंबर का, ये थाना महाराष्ट्र से मिला है। इसकी खोज 1882 ईस्वी में भगवान लाल के द्वारा की गई। 8वां दोस्तों जो है वह एरंगुड़ी है, जो करनूल आंध्र प्रदेश से मिला है। 1929 ईस्वी में अनुघोष के द्वारा इसकी खोज की गई। धौली एवं जौगढ़ से 11, 12, 13 नंबर के जो शिलालेख हैं, उनके स्थान पर दोस्तों 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, जो धौली एवं जौगढ़ है, ये दोस्तों धौली एवं जौगढ़ जो हैं उड़ीसा से मिले हुए हैं। इनमें दोस्तों जो 11 और 12 और 13 नंबर के जो शिलालेख हैं, इनके स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख अलग से मिलते हैं। ठीक है, ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग लघु शिलालेखों को। कुल संख्या इनकी 18 बताई गई है। जो लघु शिलालेख हैं इनकी कुल संख्या 18 है। ये दोस्तों कहाँ पर पाए गए हैं? ये 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग के अतिरिक्त हैं तथा इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। लघु शिलालेख कुल 18 स्थानों पर पाए गए हैं। ये 14 जो शिलालेख हैं दोस्तों उनके मुख्य वर्ग के अतिरिक्त हैं तथा इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। लघु शिलालेख संख्या 1 जिसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, और जो दूसरा है वह लघु शिलालेख संख्या 2 जिसमें दोस्तों अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख 18 स्थानों पर पाए गए हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। लघु शिलालेख संख्या 1 जिसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, लघु शिलालेख संख्या 2 जिसमें अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कुल दोस्तों 18 स्थानों पर पाए गए हैं। ये मैंने 18 स्थान लिख दिए हैं। इनकी जो व्याख्याएं हैं यानी कि कहाँ पे क्या कुछ मिला है वो आपको मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँगा। और इसके बाद दोस्तों जो कल वीडियो बनाऊँगा उसमें दोस्तों मैं आपको
पूर्ण रूप से लिख दूंगा कि कहाँ पे क्या मिला है, ठीक है। पहला जो है वह रूपनाथ जबलपुर एमपी से मिला है, रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश से मिला है। दूसरा गुर्जरा दतिया से मिला है जो कि मध्य प्रदेश में है, गुर्जरा दतिया से मिला है जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरा सहसराम है दोस्तों, ये बिहार से मिला है। चौथा भाबरू बैराट है दोस्तों, ये भाबरू बैराट जयपुर से मिला है। चौथा जो है ये भाबरू है जो बैराट जयपुर से मिला है। पाँचवा ये मास्की है जो रायचूर कर्नाटक से मिला है। मास्की है जो रायचूर कर्नाटक से मिला है। छठवां जो है दोस्तों लघु शिलालेख ये ब्रह्मगिरी है जो चित्तलदुर्ग कर्नाटक से मिला है। सातवां जो है दोस्तों ये सिद्धपुर है, ये भी दोस्तों चित्तलदुर्ग कर्नाटक से मिला है। आठवां जो है जटिंग रामेश्वर, ये भी दोस्तों चित्तलदुर्ग कर्नाटक से मिला है। नौवां जो दोस्तों लघु शिलालेख है ये एरंगुड़ी है, ये करनूल कर्नाटक से मिला है। 10वां जो है ये गोवीमठ है जो मैसूर कर्नाटक से मिला है। 11वां जो है वह पालकी गुंडू 11वां जो है यह पालकी गुंडू है जो मैसूर कर्नाटक से मिला है। 12वां जो है यह राजुल मंडगिरी है जो करनूल आंध्र प्रदेश से मिला है। राजुल जो मंडगिरी करनूल आंध्र प्रदेश से मिला है। 13वां जो है यह अहरौरा मिर्ज़ापुर यूपी से मिला है। 13वां जो लघु शिलालेख है अहरौरा है जो मिर्ज़ापुर यूपी से मिला है। 14वां जो है यह सारो मारो है जो शहडोल मध्य प्रदेश से मिला है। 15वां जो है नेट्टूर है जो मैसूर कर्नाटक से मिला है। 16वां उदयगोलम है जो बेल्लारी कर्नाटक से मिला है। 17वां सन्नाती है जो गुलबर्गा कर्नाटक से मिला है। और 18वां पनगुरिया है जो बुधनी मध्य प्रदेश से मिला है, ठीक है दोस्तों। कुल 18 लघु शिलालेख हैं जो अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको लघु शिलालेख: रूपनाथ, गुर्जरा, सहसराम, भाबरू, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, एरंगुड़ी, गोविमठ और पालकी गुंडू, राजुल मंडगिरी, अहरौरा, सारूमारो, नेट्टूर, उदयगोलम, सन्नाती और पनगुरिया। इसमें दोस्तों जो 4 हैं यानी कि भाबरू है, मास्की है और दोस्तों नेट्टूर है और उदयगोलम है। इसमें दोस्तों अशोक के बारे में उसका मुख्य जो नाम है अशोक वो मिलता है, ठीक है साथियों। जो 4 लेख हैं मास्की, गुर्जरा, भाबरू, उदयगोलम, इसमें दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है लिखा हुआ। और दोस्तों जो मास्की है यह सर्वप्रथम खोजा गया था 1915 ईस्वी में, ठीक है, सी बीडन के द्वारा, ठीक है। पिछली पार्ट में मैंने बताया था सी बीडन के द्वारा 1915 ईस्वी में मास्की में सर्वप्रथम अशोक का नाम खोजा गया। तत्पश्चात दोस्तों भाबरू में भी मिला है और नेट्टूर में भी मिला है और उदयगोलम में भी मिला है। इसकी दोस्तों हम लोग जानकारी जो विशेष रूप से जानकारी है विस्तृत वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।